इस कार्यक्रम के प्रायोजक हैं मत्स्य पालन विभाग, मत्स्य पालन, पशुपालन और डेयरी मंत्रालय, भारत सरकार। डीडी किसान, बदलते भारत की शान। नमस्कार, स्वागत है आपका सरकार आपके साथ में। मैं हूं अंजल सिंह। सरकार आपके साथ एक ऐसा कार्यक्रम है जिसमें हम सरकार की उन योजना के बारे में आपको विस्तृत जानकारी देते हैं जो कि हमारे किसानों से, पशुपालकों से, मछुआरों से जुड़ी हुई हैं। चाहे बात नई योजनाओं की हो, पोर्टल्स की हो, ऐप्स की हो, सभी जानकारियाँ इस मंच के माध्यम से आप तक पहुँचती हैं। और आज का विषय बहुत महत्वपूर्ण है क्योंकि आज हम बात कर रहे हैं अपने देश की खाद्य और पोषण दोनों सुरक्षाओं के बारे में, और विशेष तौर पर मछुआरों को लेकर सरकार अब कितने महत्वपूर्ण कदम उठा रही है, इस पर आज हम फोकस करेंगे। और इसीलिए आज हमने अपना विषय रखा है स्वदेशी मत्स्य प्रजातियों में आनुवांशिक सुधार। अब इसकी जरूरत क्यों महसूस की गई? भले ही मत्स्य पालन के क्षेत्र में हम बहुत अच्छा प्रदर्शन कर रहे हैं और हम बहुत बड़ी मात्रा में बाहर हमारे यहाँ से जो मछलियाँ हैं, जो अलग अलग तरह के जो सी फूड्स हैं वो जा रहे हैं, लेकिन उसके बावजूद भी जो हमारी स्वदेशी प्रजातियाँ हैं उनको लेकर सरकार अब काफ़ी गंभीर है। मछुआरों की आजीविका सुनिश्चित हो और हमारी जो स्वदेशी मछलियाँ थी, जो प्रजातियाँ थी, उन्हें संरक्षित किया जाए, उन्हें और प्रचलित किया जाए, इसको लेकर कदम उठाए जा रहे हैं। तो आज इसी पर होगी विस्तार से बात। हमारे साथ खास मेहमान हैं जो कि इस पर प्रकाश डालेंगे। चलिए उनसे आपकी मुलाकात करवा देते हैं। हमारे साथ डॉक्टर गुणमय पात्र जी हैं। सर, बहुत बहुत स्वागत है कार्यक्रम में। आप रिसर्च ऑफिसर हैं मत्स्य पालन विभाग, भारत सरकार में। तो हम बात कर रहे हैं स्वदेशी प्रजातियों के बारे में, तो चलिए जानते हैं कि इसका अर्थ क्या है, क्योंकि क्या हमने कभी इतनी गहराई से इसके बारे में सोचा है कि हमें इसकी भी आवश्यकता है। हमें अपनी प्रजातियों की जो मछलियां हैं उन्हें संरक्षित करनी चाहिए, उन्हें उनकी ब्रीडिंग बढ़ानी चाहिए, उन्हें और उनको लेकर मछुआरों को प्रोत्साहित करना चाहिए। तो सर, क्यों इसकी जरूरत महसूस की गई? धन्यवाद। हमारा देश में जैसा हमारा कल्चर का डाइवर्सिटी है, ऐसा मछली क्षेत्र में जो एक्वा कल्चर हम बोलते हैं, जहाँ पे हम मछली पालन करते हैं, उसका भी ऐसा डाइवर्सिफिकेशन है। जैसा आप देखेंगे पहाड़ एरिया में बहुत ठंडा पानी मिलता है, समुद्र का किनारे में ब्रैकिश वाटर जो खरा पानी मिलता है, और मधुर जल में जैसा मीठा पानी मिलता है। तो हर जल में मछली पालन होता है। लेकिन आप जैसे बोले कि हमने उनको क्यों जेनेटिक इम्प्रूवमेंट क्यों करेंगे, उसका आनुवंशिक सुधार क्या जरूरत है? जनरली जब मत्स्य पालक को ये मछली पालन करते हैं, वो उसका बीज जो कलेक्ट करते हैं, कोई वाइल्ड से कलेक्ट कर लेता है, कहीं नदियों से या कहीं नहर से, कहीं से भी वो कलेक्ट करके ले जाते हैं। लेकिन वो कितना सही है, वो कितना प्योर है, उसमें वो उसका ग्रोथ कितना अच्छा होगा, ये सब चीज के ऊपर बहुत ध्यान देना जरूरी है। तो इसलिए जैसे आप देखेंगे एनिमल सेक्टर में या एग्रीकल्चर सेक्टर में बहुत सारा आनुवंशिक सुधार हुआ है। तो इसलिए हमारा जो मत्स्य पालन अभी मत्स्य किसान कर रहे हैं, उनका जो बीज है वो क्वालिटी बीज उनको नहीं मिल रहा है, इसलिए आनुवंशिक सुधार बहुत जरूरी है। बिल्कुल, तो क्वालिटी बीज मिले, इसके लिए बहुत जरूरत है इसकी। चलिए, इससे जुड़ी जो हमारी रिपोर्ट हमने आपके लिए तैयार की है वो देख लेते हैं। मत्स्य उत्पादन में बड़ा खिलाड़ी होने की वजह से भारत बड़े पैमाने पर मछली निर्यात कर रहा है। यहाँ पर समस्या ये है कि कुल समुद्री खाद्य निर्यात में 70% योगदान अकेले झींगा का है। अब सवाल उठता है कि भारत झींगा निर्यात के अलावा अन्य प्रजाति को कैसे बढ़ावा दे रहा है। इस दिशा में भारत सरकार बहुत सारे कदम PMMSSY योजना के माध्यम से उठा रहा है। इस योजना को अपनाकर आज मत्स्य पालन से जुड़े किसान तरक्की की ओर अग्रसर हो रहे हैं। स्वदेशी मत्स्य प्रजातियों में आनुवांशिक सुधार एक बहुत बड़ा कदम है। मत्स्य पालकों के लिए भारतीय सफेद झींगा P. इंडिकस और मोनोडॉन, साथ ही दूसरी मत्स्य प्रजाति के आनुवांशिक सुधार का कार्यक्रम भी शुरू किया गया है। सुधार के लिए चुनी गई दूसरी प्रजातियों में कतला, रोहू, मुरेल, ट्राउट, मांगुर और कॉमन कॉर्प के नाम प्रमुख हैं। ये सभी प्रजातियां आर्थिक रूप से बहुत ही महत्वपूर्ण हैं। आनुवांशिक सुधार के दौरान इस बात का ख्याल रखा जा रहा है कि नई प्रजातियां तेजी से बढ़ने वाली हों, रोग प्रतिरोधी हों और अधिक उत्पादन देने वाली हों। इस कार्यक्रम को मेक इन इंडिया के तहत राष्ट्रीय प्राथमिकता के रूप में अपनाया गया।
और प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना के अंतर्गत पहले चरण के लिए 200 करोड़ रुपए निर्धारित किए गए हैं। सरकार का जो मेन लक्ष्य है कि फार्मर किसान के पास कैसा मछली का बीज सही पहुंचना चाहिए, जिसका रोग प्रतिरोधक शक्ति होना चाहिए, जिसका जो वृद्धि होने का क्षमता ज्यादा होना चाहिए और वो हर जगह पे क्लाइमेट में एडप्ट कर सकता है। इसके लिए आनुवंशिक सुधार बहुत जरूरी है। आप जानते होंगे कि सबको भी ये जो मत्स्य पालक हैं सबको पता होगा कि हमारा देश में जो इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चरल रिसर्च है वो बहुत सारे फिशरीज में भी ऐसा 8 गवेषणा संस्था है जिसमें से वो लोग निरंतर प्रयास कर रहे हैं कैसे वो कौन सा स्पेसीज का कमर्शियल इंपोर्टेंट है, जिसका बाजार में इंपोर्टेंट है, किसान को ज्यादा फायदा होगा, उसी स्पेसीज को, और वो हमारा स्वदेशी प्रजाति होना चाहिए। जी जी, उसी के ऊपर हम ज्यादा ध्यान दे रहे हैं। जी जी, जैसा कि आपने बताया कि स्वदेशी प्रजाति होनी चाहिए, उस पर हम ध्यान भी दे रहे हैं। तो सर अब समझना ये भी ज़रूरी है कि हम किस स्तर तक पहुँचे हैं। क्या अभी ये एक इसका जेस्टेशन पीरियड कितना है, क्या ये अभी एक नई चीज़ है या फिर हम इसमें कुछ इम्प्रूवमेंट देख रहे हैं, कुछ जो जिन प्रभावों को लेकर हम प्रयास कर रहे हैं वो प्रभाव दिखाई दे रहे हैं, किस स्तर पर एक कार्य हो रहा है? ये हमारा जो मत्स्य पालन विभाग एक फ्लैगशिप योजना चला रहे हैं जिसका नाम है प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना। ये योजना के तहत आनुवंशिक सुधार के लिए हमने हमारा जो स्वदेशी प्रजाति और जो स्पीसीज का जो प्रजाति का कमर्शियल इंपोर्टेंस है उसी को हमने करने के लिए एक फंड भी उसको अलोकेट किया गया, जैसा 200 करोड़ से ज़्यादा फंड उसके लिए सिर्फ रखा गया कि कैसे फार्मर के पास क्वालिटी बीज पहुंचेगा। इसलिए हम 2020-21 से शुरू किए, तो हमने जैसा मधुर जल का झींगा जिसको बोलते हैं स्काम्पी और कॉमन कार्प जो खारा पानी में भी हो सकता है, फ्रेश वाटर में भी हो सकता है, उसके ऊपर भी हमने उसका आनुवंशिक सुधार करने के लिए उसका भी काम किए हैं। और ट्राउट जो कोल्ड वाटर फिश भी है उसको भी लिए हैं। और जो स्वदेशी झींगा आप बोल रहे हैं क्या खारा पानी में, जैसा पिनस मोनोडोन और पिनस इंडिकस, उसके ऊपर भी हमारा प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना में काम कर रहे हैं। और उसी जो प्रजाति आप बोल रहे हैं कि उसका अभी क्या हमने कहाँ पहुंच चुके हैं, हम जैसा मैंने बोला मधुर जल झींगा के लिए हमने 20-21 से काम शुरू करके अभी हम किसान तक पहुंच चुके हैं। बहुत सारा जैसा आंध्र प्रदेश, उड़ीसा, वेस्ट बंगाल, जो हमारे कोस्टल स्टेट्स, उसके साथ भी ये झींगा का और भी एक स्पेशलिटी है, वो मधुर जल में जो मीठा पानी में भी हो सकता है। ये तो मतलब इंलैंड में भी वो हो सकता है। इसलिए उसका और एक इम्पोर्टेंस है, इसका आंतरजातिक बाजार में भी इसका इम्पोर्टेंस है, तो इसका एक्सपोर्ट वैल्यू भी है। उसको हम कैसे आगे बढ़ाएंगे वो उसके ऊपर भी काम कर रहे हैं और वो फार्मर तक हम पहुंचाने के लिए कोशिश कर रहे हैं। देखिए एक्सपोर्ट में हम काफी अच्छा प्रदर्शन भी कर रहे हैं, जो कि मैंने शुरुआत में भी कहा। सर अब आगे मैं ये जानना चाहूंगी कि वो कौन से प्रमुख हमारी जो प्रजातियां हैं, स्वदेशी प्रजातियां हैं, पहले हम मछलियों पर बात कर लेते हैं और उनकी विशेषता क्या है, उनमें आनुवांशिक सुधार किस तरह के किए जाएंगे? जैसे मैंने पहले बोला कि हम ऐसा स्पीसीज जो 10 स्पीसीज आसपास जिसका हमारा स्वदेशी प्रजाति है उसको के ऊपर हम उसका आनुवंशिक सुधार के लिए काम किया। जैसे मैंने पहले भी शुरू में बताया कि हमारा देश में बहुत सारा डाइवर्सिफिकेशन है एक्वाकल्चर में, कोल्ड वाटर है, फ्रेश वाटर है, जो मधुर मीठा पानी हम बोल रहे हैं, और खारा पानी है। इसलिए खारा पानी के लिए हमने हमारा स्वदेशी झींगा जो पिनियस इंडिकस और पिनियस मोनोडोन का आनुवंशिक सुधार करके उसका ब्रूड स्टॉक मल्टीप्लिकेशन सेंटर बना के हैचरी का माध्यम से फार्मर तक पहुंचाने के लिए काम कर रहे हैं और वो काम शुरू हो गया। और पिनियस मोनोडोन का तो फार्मर तक भी पहुंच गया और इंडिकस का अभी शुरू हो रहा है। उसका ऑन फार्म ट्रायल भी जो हमारा चेन्नई में सेंट्रल इंस्टीट्यूट ऑफ ब्रैकिश वाटर एक्वाकल्चर है वो काम कर रहे हैं और उसको भी वो भी पहुंच जाएगा 1-2 साल में। और दूसरा जो मैंने बोला मधुर जल झींगा जिसका नाम है स्काम्पी, उसका ऑलरेडी जो केंद्रीय मधुर मीठा पानी गवेषणा केंद्र है वो भुवनेश्वर में है, ICR सिफा का नाम पे परिचित है, उधर काम हो रहा है और वो फार्मर तक पहुंच गया। वो फार्मर तक पहुंच गया और हमारा झींगा प्रोडक्शन उसका जो 2020-21 में जितना था अभी उसका प्रोडक्शन भी बढ़ गया, 2 गुना हो गया प्रोडक्शन भी। उसके साथ साथ आप अगर देखेंगे जैसा मैंने बोला कोल्ड वाटर जो ठंडा पानी में भी हमको मछली पालन करने के लिए उधर जो भी है मत्स्य पालकों उनका बेनिफिट के लिए भी हमने उत्तराखंड में एक अच्छा ब्रूड बैंक बनाया ट्राउट का, वो ऑलरेडी बन चुका है। और उसका जम्मू कश्मीर में एक यूनिवर्सिटी है जो कुसाट बोलते हैं, उधर भी वो लोग उनको भी हमने प्रोजेक्ट दिया PMSY में तहत, जो वो ट्राउट का आनुवंशिक सुधार करके फार्मर तक पहुंचाने के लिए ट्राउट के लिए भी काम हो रहा है। सिमिलरली जैसे हमने अभी बोल रहे हैं जे हरियाणा, पंजाब, राजस्थान का
कुछ डिस्ट्रिक्ट और उत्तर प्रदेश में भी कुछ डिस्ट्रिक्ट है जहाँ पे जो पानी, जो भूमि का नीचे जो पानी है वो खारा पानी मिलता है और वो जनरली वेस्ट लैंड होता है। ये वेस्ट लैंड को वेल्थ में कन्वर्ट करने के लिए उधर भी हमने 2-3 स्पीसीज को प्रमोट कर रहे हैं। जैसा मैंने बोला, झींगा, खारा पानी का झींगा जो कोस्टल में होता है, उधर से लाके हम यहाँ पे करते हैं। और एक है जो हमारा सेंट्रल इंस्टीट्यूट ऑफ फिशरीज एजुकेशन मुंबई, उसका एक यहाँ पे संस्था है, उसको हमने एक कॉमन कार्प जो हम बोलते हैं, कॉमन कार्प का नाम पे वो खारा पानी के लिए भी करते हैं। बिल्कुल, तो बिल्कुल बहुत स्तर पर कार्य किए जा रहे हैं। और देखिए, जो हमारे स्वदेशी मछलियां थी, जो किस्में थी, नस्लें हैं, उन्हें ना सिर्फ संरक्षित किया जाए बल्कि उन्हें बढ़ाया भी जाए। उनके बीज जो हैं, जो अच्छे बीज हैं, जो हमारे मछुआरे इस्तेमाल करते हैं, किसान इस्तेमाल करते हैं, वो पहुंचाया जाए, ताकि एक तो कि वो हमारी जो स्वदेशी मछलियां हैं, जो प्रजातियां हैं, वो बनी रहें, और दूसरा इसमें हमारे किसानों को नुकसान ना हो। फिलहाल एक छोटा सा हम ब्रेक लेंगे, कहीं मत जाइएगा, देखते रहें सरकार आपके साथ। बेमौसम बारिश, आंधी और तूफान की चिंता भूल जाओ, फसल बीमा कराओ, सुरक्षा कवच पाओ। प्राकृतिक आपदा हो या कोई दुर्घटना, उसकी चिंता से भी मुक्ति पाओ। पीएम फसल बीमा योजना से करीब 2 लाख करोड़ रुपए क्लेम के रूप में किसानों को मिले हैं। मैं 15-20 वर्षों से खेती कर रहा हूँ। मेरे पास 3 हेक्टेयर लगभग जमीन है। प्रधानमंत्री फसल बीमा हमें आर्थिक मदद करती है। हमें 23-24 में खरीफ की फसल में 48,900 रुपए मिला। हमारे जो संपर्की किसान हैं, मैं उनको समझाऊंगा, बताऊंगा, जैसे मुझे सहायता प्राप्त हुई है, ऐसे अन्य लोगों को भी हो। रबी फसल बीमा के लिए शीघ्र पंजीकरण कराएं। बैंक शाखा, बीमा कंपनी, कृषि ऋण समिति, जन सेवा केंद्र से संपर्क करें। फसल बीमा से संबंधित जानकारी के लिए हेल्पलाइन नंबर 14447 पर कॉल करें। फसल बीमा कराओ, सुरक्षा कवच पाओ। ब्रेक के बाद एक बार फिर आपका स्वागत है। आप देख रहे हैं सरकार आपके साथ, और आज हम बात कर रहे हैं मछली पालन के बारे में। कैसे जो हमारी स्वदेशी प्रजातियां हैं, उनको और बेहतर करने के लिए, आनुवांशिक सुधार के लिए कदम उठाए जा रहे हैं। खास मेहमान हैं, आइए चर्चा को आगे बढ़ाते हैं। अब सर, मैं आपसे जानना चाहूंगी कि इस पूरे प्रयास से, जो आनुवांशिक सुधार की बात कर रहे हैं, इससे हमारे मछुआरों को कैसे लाभ होगा? पहले तो मैं ये बताना चाहूँगा आनुवंशिक सुधार से पहले कि जो हमारा स्वदेशी प्रजाति है उसको हम प्रमोट करने के लिए बहुत सारे स्टेट्स क्या किए हैं कि उनका स्टेट फिश डिक्लेयर किया है। जैसा आप देखेंगे कुछ हमारा मछली खाना का भी प्रक्रिया स्टेट से स्टेट्स वेरी करता है, एक राज्य से दूसरा राज्य में वेरी करता है। जैसा नॉर्थ ईस्ट रीजन में एक मछली खाते हैं, नॉर्थ इंडिया में जैसा उत्तर प्रदेश हरियाणा में ज्यादा पंगस का डिमांड है। इसी को ध्यान में रखते हुए हमारा जो मत्स्य पालन विभाग बहुत सारे ब्रूड बैंक अप्रूव किया है। ब्रूड बैंक में क्या काम है ना, ब्रूड बैंक जो है, जो हमने बोला कि आनुवंशिक सुधार करने के बाद जो मछली प्रजातियां, वो हर स्टेट्स में अगर ब्रूड बैंक होगा, उधर से जो रिसर्च इंस्टीट्यूट से वो बीज जाएगा ब्रूड बैंक में। ब्रूड बैंक में वो बड़ा करके वो बीज फिर जाएगा हैचरी को, और हैचरी से फार्मर तक पहुंचेगा। हमारा एक ही लक्ष्य है आनुवंशिक सुधार में, फार्मर को, जो मत्स्य किसान और मत्स्य पालकों को कैसे क्वालिटी बीज मिलेगा, उच्च गुणवत्ता संपन्न बीज पहुंचाएंगे। उसके लिए हमने 25 ब्रूड बैंक सब राज्यों को अप्रूव किए हैं। सर, इसमें क्या हम पीपीपी मॉडल भी अपना रहे हैं, ताकि इसमें ज़्यादा मात्रा में हम बीज उपलब्ध करा सकें और किसानों तक पहुंच सकें? हमारा जो प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना है, इसमें कि मत्स्य किसान को आर्थिक सहायता मिलता है कि उनका खुद का जमीन पे वो हैचरी एस्टेब्लिश करने के लिए, जिस हैचरी में वो ब्रूडर के लिए सेपरेट पॉन्ड, तालाब बनाएगा। उसके साथ साथ कोई अगर मछुआरा और मत्स्य पालक कोई चाहेंगे कि हम ब्रूड बैंक खुद बनाएंगे, वो भी बना सकते हैं। हम डायरेक्ट उनको गवर्नमेंट के तरफ से उनको आर्थिक सहायता दिया जाता है, जो 60% सब्सिडी पर महिला और अनुसूचित मतलब अगर वो मछली पालन नहीं भी कर रहे हैं तो ये भी उनके लिए एक व्यवसाय की तरह है, और सरकार इसे वो प्रोत्साहित कर रहे हैं। एक ओनली बीज प्रोडक्शन करके वो फार्म किसान तक पहुंचा सकते हैं। ठीक है सर, अब सर बात करते हैं झींगा पालन की। झींगा पालन में देखिए लाभ भी बहुत है, और जैसा कि आपने जिक्र भी किया कि हरियाणा के कई ऐसे क्षेत्र थे, कुछ और भी हमारे देश के जो जोन्स हैं जहाँ पर पानी खारा है, खार जिसे कहते हैं, और वहाँ पर फसलें नहीं
नहीं हो पाती, लेकिन वहाँ पर हमने देखा कि झींगा पालन कितना प्रचलित हुआ और इसका लाभ भी हुआ। लेकिन साथ ही साथ इसके साथ रिस्क फैक्टर भी बहुत है। लोग कहते हैं कि ये झींगा पालन एक चुनौतियों भरा और काफ़ी रिस्की सेक्टर है, क्या कहना चाहेंगे सर? मैं ये इस संदर्भ में बोलना चाहूँगा कि सिर्फ झींगा पालन नहीं, हर किसी क्षेत्र में रिस्की फैक्टर है, लेकिन मत्स्य पालन विभाग क्या करते हैं, ये रिस्क फैक्टर को अवॉइड करने के लिए हम बहुत सारे ट्रेनिंग प्रोग्राम करते हैं। अगर एक मत्स्य किसान और मत्स्य पालक को ट्रेंड हो जाए, अगर उनको कैसे मत्स्य पालन करना है और झींगा कैसे पालन करना है, झींगा को कैसे उसको एवरी डे डेली बेसिस में मॉनिटरिंग करना है, अगर सपोज कुछ रोग कैसे नहीं आएगा, हम क्यों जाएंगे कि रोग आएगा, रोग ना आने के लिए क्या स्टेप हमको लेना है, उसके लिए हम भी उसका बहुत सारा अवेयरनेस क्रिएट करते हैं और ट्रेनिंग देते हैं। उसके साथ साथ अगर कुछ रोग आया भी, उसको कैसे हम सुधार करेंगे, उसको कैसे ट्रीटमेंट करेंगे, उसके लिए मैं मत्स्य पालकों और सब मत्स्य किसान को सबको मैं बताना चाहूँगा, भारत सरकार एक नेशनल लेवल पे, जातीय स्तर पे एक डिजीज सर्विलांस प्रोग्राम चला रहे हैं, जो हर राज्य में उनका सेंटर है और उनको एक रेस्पॉन्स टीम, इमरजेंसी रेस्पॉन्स टीम भी उसके लिए गठन किया गया, जिसके सपोज किसी भी किसान का किसी कहीं जगह पे भी पता चला कि मछली को रोग हुआ है, तो उसका लिए एक ऐप भी बना गया, उसको बोलते हैं रिपोर्ट डिजीज ऐप। अच्छा, रिपोर्ट डिजीज ऐप, ये जो मछली पालक है ये अपने मोबाइल में डाउनलोड करके जी, अब कैसे इसका इस्तेमाल होता है? उसको वो डाउनलोड करके उसमें वो उनका फोटो के साथ और उसका तालाब का फोटो के साथ मछली जो रोग हुआ उसके साथ अगर अपलोड कर देंगे, हमारा जो साइंटिस्ट हैं उनको तुरंत संपर्क करेंगे, उनका मोबाइल पे संपर्क करेंगे और उसका जो सलाह भी देंगे कैसे उसको ओवरकम करेगा, उनका जो रोग है उसको कैसे क्लियर होगा और ग्रोथ अच्छा होगा मछली का। अच्छा सर, अब अगला सवाल ये आता है कि जब हम स्वदेशी प्रजातियों को प्रचलित और आगे बढ़ाने की बात करते हैं, तो यहाँ पर ये भी है कि जो हम विदेशों से आयात कर रहे हैं, खासतौर पर हम झींगा की बात करें, झींगा में तो हमने देखा है कि काफ़ी पॉपुलर भी हुए और इसकी वजह सर आप भी बताएं कि क्या वहाँ का झींगा कहते साइज में ज़्यादा बड़ा होता है, क्या वजह है, और जो हम स्वदेशी को आगे बढ़ा रहे हैं तो क्या उसमें कुछ कमी आएगी, वो मार्केट जो बाहर जा रहा है वो हमारे मछुआरों को मिलेगा? जो मैंने बोला खारा पानी का झींगा, ब्राकिश वाटर झींगा, अभी हमारा देश में ज्यादा जो कल्चर हो रहा है वो है लिटोपिनस भानामी, जिसको हम बोलते हैं, हम बाहर से उसका ब्रूडर लाते हैं, जो मदर फिश लाते हैं, मदर झींगा लाते हैं, तो उसको हम बोलते हैं ब्रूडर, उसको लाके यहाँ पे क्वारंटाइन करके हम फार्मर तक पहुंचा रहे हैं। लेकिन हम उसको डिपेंड ना करने के लिए हम हमारा जो स्वदेशी झींगा है, जिसका इंटरनेशनल मार्केट में, अंतर्जातीय बाजार में उसका डिमांड भी है, उसके ऊपर ध्यान दे रहे हैं। जो मैंने बोला पिनियस मोनोडोन और पिनियस इंडिकस, ये दो प्रजाति बहुत उसका इंटरनेशनल डिमांड है और उसका आनुवंशिक सुधार करके उसका SPF जो जिसको बोलते हैं हम स्पेसिफिक पैथोजन फ्री बना के फार्मर तक पहुंचाने के लिए भारत सरकार प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना के तहत बहुत सारे कदम ले चुके हैं और अभी हम किसान तक भी पहुंचाया। जैसा मैंने बोला पिनियस मोनोडोन किसान तक पहुंच गया और किसान उसको कल्चर भी कर रहे हैं। सिमिलरली पिनियस इंडिकस को भी फार्मर लेवल पे ट्रायल हो चुका है और वो 1-2 साल में भारी मात्रा में उसका सीड भी ज्यादा फार्मर किसान तक पहुंच जाएगा। जी। उसके साथ साथ जो आपने बहुत अच्छा प्रश्न पूछा, जो इंडिजिनस स्पीसीज हमारा जो झींगा के अलावा जैसा आप देखेंगे मोरेल और स्कैम्पी, उसके साथ साथ ये अदर इंडिजिनस स्पीसीज जैसा नॉर्थ ईस्ट में पापदा, ये स्पीसीज को और मागुर, उसको सब हम प्रमोट करने के लिए हमारा प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना स्कीम में हम तालाब खोदने के लिए, उसका बीज उत्पादन करने के लिए, बीज स्टॉकिंग करने के लिए, हर किसी तरीके के लिए हम फाइनेंशियल असिस्टेंस जो आर्थिक सहायता मत्स्य पालकों और मत्स्य किसानों को प्रदान कर रहे हैं राज्य सरकार के माध्यम से। जी चलिए, इसी के साथ ही यहाँ पर हम एक छोटे से ब्रेक ले रुकेंगे और ब्रेक के बाद जब वापस आएंगे तो हम ये जानने का प्रयास करेंगे कि हमारे मछुआरों मत्स्य पालकों के बीच में इस पूरे प्रयास को किस तरह से लिया जा रहा है, क्या वो इसका स्वागत कर रहे हैं, क्योंकि जब तक उनके तरफ से भी इस तरह के कदम नहीं उठाए जाएंगे या फिर उनका रुझान नहीं होगा, कामयाबी नहीं मिलेगी, क्योंकि आखिर इस्तेमाल तो नहीं करना है, मछली पालन उन्हें ही करना है। अगर वो इससे जुड़ेंगे तभी प्रजातियों को हम संरक्षित कर पाएंगे और उन्हें आगे बढ़ा पाएंगे। फिलहाल छोटा सा ब्रेक। बढ़ते शहरीकरण के बीच खेती की जमीन कम होती जा रही है। ग्रुप गार्डनिंग के द्वारा या फिर किचन गार्डन में या फिर इसमें हम कर सकते हो।
अगर पैदावार ज़्यादा है आपके पास में, जो उसके उत्पाद हैं उनको भी बनाकर आगे व्यावसायिक रूप से बेच सकते हैं। निश्चित तौर पर पानी की बचत होती है। नेचुरल फार्मिंग में हमारी कॉस्ट कम आती है। अपनी छतों पर गमले रखें, मेथी, पालक और मूली, गाजर बहुत आसानी से कर सकते हैं। किसी के पास 1-2 बीघा ही जमीन है तो गमलों के अंदर भी फसल उगाई जा सकती है। शहरी और अर्ध शहरी सब्जी उत्पादन पर देखिए कार्यक्रम चौपाल चर्चा 29 दिसंबर सोमवार सुबह 9 बजे और पुनः प्रसारण रात 9:30 बजे सिर्फ डीडी किसान पर। ब्रेक के बाद एक बार फिर आपका स्वागत है। आप देख रहे हैं सरकार आपके साथ। आज हम बात कर रहे हैं मत्स्य पालन की, कैसे हमारी जो स्वदेशी प्रजातियां हैं मछलियों की, झींगे की, उससे हम उनमें आनुवांशिक सुधार कर रहे हैं ताकि और बेहतर परिणाम हो। बातचीत को आगे बढ़ाते हैं। अब सर मैं आपसे जानना चाहूँगी कि हमारे मछुआरों का रुझान कैसा है, मत्स्य पालकों का रुझान कैसा है, और एक मार्केटिंग भी बहुत महत्वपूर्ण बिंदु है कि उन्हें मार्केटिंग समझ है, वो जुड़े, उनके लिए बाजार हो, तो निश्चित तौर पर वो भी इसे अपनाएंगे। जी, जो मैंने जैसे बोला कि जो आनुवंशिक सुधार हम कर रहे हैं, बहुत सारा हमारा स्वदेशी प्रजातियों को, उसी को ही ज़्यादा हमारा डिमांड है। मत्स्य पालकों और मत्स्य किसान उसी को ज़्यादा ध्यान देते हैं, और वो सीड कैसे आएगा उसके लिए वो बहुत ज़्यादा कोशिश भी कर रहे हैं और संपर्क में भी है। और हर राज्य में जो मत्स्य अधिकारी हैं वो लोग भी उनको, मत्स्य किसान को बहुत मदद कर रहे हैं। उसके साथ साथ भारत सरकार एक नेशनल लेवल पे ब्रूड बैंक बनाया है भुवनेश्वर में, जिसका नाम है नेशनल फ्रेश वाटर फिश ब्रूड बैंक। उसके माध्यम से हम हर राज्य में जो स्टेट ब्रूड बैंक बनाया, वो नेशनल ब्रूड बैंक से स्टेट ब्रूड बैंक को जाता है। स्टेट ब्रूड बैंक से किसान, मत्स्य किसान उसी को ही ज्यादा ध्यान देते हैं, कैसे उसी से उधर से सीड मिलेगा और उधर से हैचरी लोग लेते हैं, उसको ब्रूडर बना के वो सीड प्रोडक्शन करके किसानों तक पहुंचाते हैं। उसके साथ साथ हमारा जो प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना में हम आर्थिक सहायता देते हैं, उसमें बहुत अवेयरनेस क्रिएट किया जाता है और ग्राउंड लेवल पे हम पहुंच चुके हैं और बहुत सारे मत्स्य किसान उसका फायदा भी लिए हैं। और उसी के लिए हमारा मत्स्य जो फिश प्रोडक्शन भी बहुत बढ़ा हुआ है, बढ़ोतरी हुआ है। और आपने एक अच्छा सवाल पूछा कि मार्केटिंग के लिए भी, ये जो मैंने बोला, पहले से ही बोला था कि प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना एक फ्लैगशिप स्कीम है, एक अम्ब्रेला स्कीम है। इसमें हर कई तरीका का यहाँ पे एक्टिविटी रखा गया है। मार्केटिंग का भी बहुत ज्यादा ध्यान दिया गया। जैसे अगर सपोज गांव में एक कोई छोटा किसान है, मत्स्य पालक है, वो अगर चाहेगा उनका मछली को खुद लेके कहीं बाजार में बेचेगा, उसके लिए हम मोटरसाइकिल विथ आइस बॉक्स की का भी प्रावधान रखा गया। भारत सरकार का सहायता और राज्य सरकार का आर्थिक सहायता से। इसको तो सर काफी समय भी हो गया, तो इसको लेकर किस तरह का रुझान, मतलब कितना सक्सेसफुल है ये? इसका तो हम जितना हमने 5 साल में टारगेट रखा था, हमारा जो लक्ष्य था, हमने सब एडजस्ट कर चुके हैं। सबका अप्रूवल हो चुका है और स्टेट गवर्नमेंट में बहुत सारे ग्राउंडिंग हो रहा है। कहीं कहीं जगह पे भी अगर नहीं भी हुआ, इसके लिए भी स्टेट गवर्नमेंट को हमारा डिपार्टमेंट, विभाग के तरफ से रेगुलर बेसिस पे रिव्यू हो रहा है, मॉनिटरिंग हो रहा है, कैसे किसान तक हम जल्दी पहुंचेंगे। एक जैसा मार्केटिंग मैंने एक एग्जांपल दिया आपको, मोटरसाइकिल विथ आइस बॉक्स, ऐसा हम फिश कियोस्क भी देते हैं। जैसा कोई गांव में छत के ऊपर कोई दुकान एक बना के मछली बेचना चाहेगा, उसके लिए भी हम आर्थिक सहायता देते हैं। उसके साथ साथ रेफ्रिजरेटेड व्हीकल, इंसुलेटेड व्हीकल फिश ट्रांसपोर्ट के लिए, और एक होलसेल फिश मार्केट और रिटेल फिश मार्केट, ऐसा बहुत सारा एक्टिविटी रखा गया जिसके वजह से, और ऑनलाइन फिश कैसे मार्केटिंग होगा उसका भी प्रावधान रखा गया है। वैल्यू एडेड एंटरप्राइजेस भी कहेगा। सपोज आपने डायरेक्ट कोई मछली बेच रहा है, अगर कोई मछली को कुछ वैल्यू ऐड करके उसका वैल्यू और ज्यादा बढ़ेगा, उसको भी अगर कोई किसान करना चाहेगा, उसके लिए भी प्रावधान रखा गया, वैल्यू एडेड एंटरप्राइजेस, और उसको भी आर्थिक सहायता मिलता है 40% फॉर जनरल लोग के लिए, और SC ST एंड महिला के लिए 60% आर्थिक सहायता भारत सरकार के तरफ से और राज्य सरकार की तरफ से दिया जाता है। तो इसका बहुत सारा हमने कदम ले चुके हैं कि कैसे फिश जो मछुआरों, मत्स्य पालकों और मत्स्य किसानों, किसी को भी कुछ भी प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए मार्केटिंग के लिए। तो उनका जो प्रोडक्शन आया उसको कैसे आगे बढ़ेगा। उसके साथ साथ और एक बहुत अच्छा कदम लिया गया भारत सरकार की तरफ से कि उनका प्रोडक्ट को कैसे एक्सपोर्ट किया जाएगा। इसलिए हमने एक क्लस्टर अप्रोच बना गया। तो अभी तक भारत सरकार ने 34 क्लस्टर नोटिफाई किए हैं 34 राज्य एंड केंद्र शासित एरिया में। जैसा इंडिजिनस स्पेसीज को प्रमोट करने के लिए हमने उड़ीसा में बनाया, नोटिफाई किया स्काम्पी क्लस्टर। ऐसा आंध्र प्रदेश में बना गया ब्राकिश वाटर क्लस्टर। हरियाणा सिरसा में हमने नोटिफाई किया
जो खारा पानी में झींगा क्लस्टर, जी जी। ऐसा राजस्थान में चूरू डिस्ट्रिक्ट में भी हमने नोटिफाई किया झींगा क्लस्टर। जम्मू कश्मीर अनंतनाग डिस्ट्रिक्ट में हम कैसे कोल्ड वाटर फिश जो ट्राउट को कैसे हम एक्सपोर्ट करेंगे, प्रोडक्शन कराएंगे, बढ़ाएंगे, प्रोडक्शन एंड प्रोसेसिंग क्लस्टर के लिए अनंतनाग डिस्ट्रिक्ट को चुना गया है। अच्छा सर, सबसे ज्यादा जो उत्साहजनक परिणाम कहाँ से देखने को मिल रहे हैं? क्योंकि हमें प्रजातियों में आनुवंशिक सुधार करना है, फिर उनकी संख्या को बढ़ाना है, तो किस तरह की कल्चर में ज़्यादा ये मतलब हम देखते केज कल्चर भी होता है, फिर आपकी बायोफ्लॉक सिस्टम भी है, इनलैंड वाटर में जो अलग अलग तरीके से तालाब बना करके भी किसान करते हैं, तो किस में सबसे ज़्यादा अच्छे परिणाम है? अभी जो मैं आपको, ये तो पहले मैं इसी हिसाब से आपको जवाब दूंगा कि पहले जो मत्स्य पालन बोलने से ओनली कोस्टल स्टेट्स में, बिल्कुल कोस्टल स्टेट्स में कन्फाइंड होता था, लेकिन जो प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना और ब्लू रिवोल्यूशन स्कीम, ये दो स्कीम आने के बाद आप देखेंगे बिहार, उत्तर प्रदेश, हरियाणा, झारखंड, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, ये सब जो राज्य है, और उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, जम्मू कश्मीर, लद्दाख, सब जगह पे आप देखेंगे मछुआरा और मत्स्य पालक आगे आ रहे हैं। आप देखेंगे झारखंड में रिजर्वेयर में केज कल्चर हो रहा है, छत्तीसगढ़ में रिजर्वेयर में केज कल्चर हो रहा है। हम जो मध्य प्रदेश में एक रिजर्वेयर क्लस्टर नोटिफाई किया गया, तो जो जलाशय है वो उसको हम बोलते हैं स्लीपिंग जायंट, उधर से भी कैसे ज्यादा प्रोडक्शन होगा उसके दिशा में भी हम लोग काम कर रहे हैं। तो अभी मैं बोलूंगा कि हर राज्य में अभी मत्स्य पालन कैसे बढ़ेगा और उसका मार्केटिंग कैसे होगा, हर जगह पे हम बहुत बड़ा देखिए। और एक जो पारंपरिक धारणा थी, जैसे आपने भी बताया कि मछली पालन मतलब वही जाल, वही समंदर, वही मछुआरे, ऐसा नहीं है। अब इसका स्वरूप बहुत बदल चुका है, आज युवा इससे जुड़ रहे हैं। अब देखिए हरियाणा में झींगा पालन हो रहा है, वहाँ पर जहाँ फसलें नहीं हो पाती थी वहाँ इस तरह के व्यवसाय किसान कर रहे हैं, जिससे उनकी आजीविका भी सुनिश्चित हो रही है और साथ ही इस क्षेत्र में अच्छा प्रदर्शन भी कर रहे हैं हम। सर बहुत बहुत शुक्रिया स्टूडियो में आने के लिए और आज के इस विषय पर इतने विस्तार से चर्चा करने के लिए, जानकारी देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। तो ये का सरकार आपके साथ, हमें पूरी आशा है कि आज का कार्यक्रम आपको ज़रूर पसंद आया होगा। अगर आपके कोई सुझाव है, कोई फीडबैक है, या फिर आप चाहते हैं किसी और विषय पर भी हम सरकार आपके साथ लेकर आए, तो आप हमें इसकी जानकारी अवश्य दें। आप हमें ईमेल कर सकते हैं, हमारा ईमेल आईडी है sarkaraapkesath@gmail.com। आप सोशल मीडिया के माध्यम से भी हमें संपर्क कर सकते हैं। फेसबुक पर जाएँ, सर्च बॉक्स में सरकार आपके साथ टाइप करें, हमारा कार्यक्रम का पेज खुल जाएगा जिसे आप फॉलो कर सकते हैं। वॉल पर लिखकर या मैसेंजर के माध्यम से अपने सवाल हम तक पहुँचा सकते हैं। इसके अलावा एक और विकल्प है आपके पास, वो ये है कि आप हमारे कॉल सेंटर नंबर पर कॉल करें। जी हाँ, सरकार आपके साथ कार्यक्रम का कॉल सेंटर नंबर नोट कर लें, 1800-11-3060। सोमवार से शनिवार सुबह 6 बजे से रात 10 बजे के बीच आप इस पर कॉल कर सकते हैं और अपने सवाल, अपने सुझाव इस पर रिकॉर्ड कराएं। आपकी कॉल्स, आपके सवालों के हमें इंतज़ार रहता है। आपके सुझाव हमें कार्यक्रम को और बेहतर करने में मदद करते हैं। चलते चलते भी बता दें कि आप हमारे कार्यक्रम हमारे YouTube चैनल पर भी देख सकते हैं। इसके लिए टेलीविजन स्क्रीन पर दिखाए जा रहे इस QR कोड को स्कैन करें। सरकार आपके साथ के अगले अंक में एक और योजना का पूरा सार लेकर फिर होंगे हाजिर। तब तक आप बने रहें दूरदर्शन किसान के साथ। नमस्कार। इस कार्यक्रम के प्रायोजक थे मत्स्य पालन विभाग।